Hello friends, I hope you liked my last video on judgment in criminal cases, and as I promised you, I'm back with my new video on judgment in civil cases. So सिविल लॉ के मेंस पेपर में एक क्वेश्चन होता है जो कि जजमेंट इन सिविल केसेस का होता है, और उसमें यू हैव टू राइट अ जजमेंट and they give you the facts and the material they provide you, and you have to write a judgment. Okay, so what I have experienced, and it's a well known fact also, that uh, writing a judgment in cases is way easier than writing a judgment in civil case. Okay, writing judgment in civil cases a bit difficult, but it's not that you can't write it. Okay, if you know the strategy, and if you know how to write a judgment, it becomes easy. Just the appreciation of evidences in cases differ. Okay, so सिविल जैसे कि क्रिमिनल जजमेंट्स जब होते हैं तो जो डिफरेंस उनमें होता है वो होता है सेक्शंस का, किस सेक्शंस में ऑफेंस हुआ है, और उस सेक्शन के अकॉर्डिंग किस सेक्शन में, किस एक्ट के किस सेक्शन में ऑफेंस हुआ है, ये डिफरेंस होता है हर क्रिमिनल केस में। सिविल केसेस में जो डिफरेंस होता है वो है सब्जेक्ट मैटर का, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे कि डिक्लेरेशन सूट हो सकता है, या इंजंक्शन का सूट हो सकता है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो सकता है, या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई सूट हो सकता है, या डिवीज़न का सूट हो सकता है। तो सिविल केसेस जो डिफ़र करते हैं वो सब्जेक्ट मैटर पे डिफ़र करते हैं। एंड लोअर कोर्ट्स में सब्जेक्ट मैटर प्लस पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को लेके सिविल जज जूनियर डिवीज़न या सिविल जज सीनियर डिवीज़न होता है। जो जे के पेपर के थ्रू जो सिलेक्शन होता है वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का होता है। ओके, तो बेसिकली सिविल सूट्स के सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग उनके जजमेंट्स बदल जाते हैं। जो डिफरेंस आता है वो आता है रिलीफ सॉर्ट में, और किस तरीके के एविडेंसेस, किस तरीके के केस में किस तरीके के एविडेंस आएंगे। जैसे कि इंजंक्शन के सूट में कब्जे का एविडेंस देना पड़ेगा, या फिर अपने नाम पे उसके प्रॉपर्टी का होने का एविडेंस देना पड़ेगा, या अपना उस पर पोजेशन होने का एविडेंस देना पड़ेगा। डिवीज़न के सूट में आपको बताना पड़ेगा कि हाउ यू शेयर द ओनरशिप विद अदर्स, एंड आपका डिवीज़न होना चाहिए। और इस तरीके से एविडेंसेस भी डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर की वजह से। ओके, तो सिविल जजमेंट्स को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत अच्छा आपका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस होना चाहिए, बिकॉज सिविल में फर्स्ट स्टेप जो एडमिशन डिनाइल का होता है उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर वो करवा लिया जाता है तो काफ़ी इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, सिविल जजमेंट करने, जैसे कि क्रिमिनल जजमेंट जब करते हैं तो हम चार्ज बंदे पे लगाते हैं, और उस चार्ज को हम लोग प्रूव या डिसप्रूव जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको कर पाया या नहीं कर पाया ये देखा जाता है। लेकिन सिविल जजमेंट में इश्यूज़ बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिविल जजमेंट शुरू से लिखा कैसे जाता है। तो सिविल जजमेंट जब शुरू करते हैं सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आता है, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम आता है, साइड में कोर्ट केस की डिटेल, केस नंबर, केस का नाम, और छोटे छोटे लेटर्स में केस नंबर, केस का नाम और डेट ऑफ जजमेंट लिखी जाती है। उसके बाद जो मेन जो हेडिंग होती है उसमें कोर्ट का नाम आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम आता है, फिर केस नंबर आता है, फिर केस का नाम आता है, पार्टीज़ का नाम, पता, सब कुछ उसमें आता है। ये एक्स वर्सेस वाई, एक्स सन ऑफ ये पूरा उसका एड्रेस, एंड ही इज़ द प्लेंटिफ, वर्सेस वाई का पूरा एड्रेस, नाम, पता, सब कुछ, एंड डिफेंडेंट। उसके बाद लिखा जाता है कि ये जजमेंट किस सब्जेक्ट मैटर पे हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हो रहा है तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं वाद बाबत विनिर्दिष्ट पालना। ओके, संविदा की विनिर्दिष्ट पालना, ये लिखा जाता है। उसके बाद कौन एडवोकेट्स प्लेंटिफ की तरफ से आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, कौन डिफेंडेंट की तरफ से प्रेजेंट हो रही है, ये डिटेल लिखी जाती है।
और अगर एक्स पार्टी जजमेंट है, डिफेंडेंट की तरफ से कोई नहीं आया है, तो उसमें लिखा जाता है कि डिफेंडेंट नंबर सो एंड सो की तरफ से एक्स पार्टी जजमेंट है, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है, कोई उसकी तरफ से आया नहीं, ना वो या उसकी तरफ से कोई नहीं आया, तो एक्स पार्टी हो रहा है। ओके, उसके बाद जो है जजमेंट हेडिंग डाल के जजमेंट लिखना शुरू करते हैं। जजमेंट की डेट डालनी होती है, जजमेंट लिखना शुरू करते हैं। जजमेंट का फर्स्ट जो लाइन होती है वो होती है कि पर्सन एक्स ने पर्सन वाई के अगेंस्ट ये इतनी इतनी तारीख को इस चीज़ के लिए, जैसे कि वाद वावत विनिर्दिष्ट पालना, पर्सन वाई के अगेंस्ट पेश किया कोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा चेंज करके हम उसके फैक्ट्स लिखते हैं कि प्लेंटिफ ने प्लेंट में क्या बोला है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखते हैं कि डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या बोला है, अगर डिफेंडेंट आया है तो। अगर डिफेंडेंट नहीं आया है तो ये पॉइंट लिखना पड़ता है कि डिफेंडेंट नहीं आया और उसके अगेंस्ट एक तरफा कार्रवाई हो गई, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, तो कोई नहीं आया। अब हम एक नॉर्मल पैरेंस लेके चलते हैं कि डिफेंडेंट आया है। अब मान लीजिए डिफेंडेंट आया है, उसने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया है, और रिटन स्टेटमेंट पे अब रिटन स्टेटमेंट उसने दे दिया है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि जो प्लेंटिफ है एक्स ने क्या क्या एविडेंसेस कोर्ट में अपने फेवर में पेश किए हैं, कौन कौन से उसने विटनेसेस को एग्जामिन करवाया है। उसके बाद लिखते हैं कि डिफेंडेंट ने अगर कोई एविडेंस दी है, ज़रूरी नहीं है डिफेंडेंट कोई एविडेंस दे, लेकिन प्लेंटिफ को अपना प्लेंट प्रूव करना होता है। डिफेंडेंट ने कोई एविडेंस दी है तो डिफेंडेंट के एविडेंसेस को लिखा जाता है। कोई उसने विटनेस एग्जामिन कराए हैं तो विटनेस के बारे में लिखा जाता है कि ये पर्सन को एग्जामिन कराया। उसके बाद यू ऑल नो कि इश्यूज़ सिविल केसेस में इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, तो उसके बाद लिखा जाता है कि इस रिटन स्टेटमेंट और उसकी प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के बेसिस पे ये इश्यूज़ फ्रेम हुए। मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ एक्स पार्टी में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता चला जाता है। मान लीजिए अगर नहीं आया है, डिफेंडेंट नहीं आया और एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, तो रिटन स्टेटमेंट आया ही नहीं, डिफेंडेंट प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो कोई इशू ही नहीं हुआ, क्योंकि प्लेंटिफ ने जो बोला है वही बोला है, डिफेंडेंट ने कुछ बोला नहीं है। और इशू वो होता है जिसको प्लेंटिफ बोले और डिफेंडेंट डिनाई कर दे, दैट इज़ एन इशू। लेकिन डिफेंडेंट आया ही नहीं है, कोई इशू हुआ नहीं है, तो एक्स पार्टी जजमेंट्स में कभी भी इश्यूज़ नहीं फ्रेम होते हैं। उसके बाद सिर्फ उसमें एक विचारणीय बिंदु बना दिया जाता है कि कोर्ट इस बिंदु पर विचार करेगी, क्योंकि चाहे डिफेंडेंट आए ना आए, प्लेंटिफ को अपना प्लेंट को प्रूव करना पड़ेगा। उसको अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, प्लेंटिफ को अपने प्लेंट को प्रूव करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। ओके, जहाँ दोनों आए हैं वहाँ पे इश्यूज़ फ्रेम हो गए हैं। उसके बाद इश्यूज़ पे लिखा जाता है कि किस इशू को किसको प्रूव करना है। मान लीजिए 5 इशू बने, 3 इश्यूज़ को प्लेंटिफ को प्रूव करना है, 2 इश्यूज़ को डिफेंडेंट को प्रूव करना है, तो वो लिख दिया जाता है। उसके बाद लिखा जाता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स सुने गए। आर्ग्यूमेंट्स में दोनों ने क्या क्या बोला वो लिखा जाता है। अगर रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं तो ये नोट डाला जाता है कि दोनों ने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दिए। कोई केस लॉज अगर उन्होंने दिए हैं तो उन केस लॉज की डिटेल डाली जाती है कि ये केस लॉज दिए गए हैं। उसके बाद लिखा जाता है कि बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया, जो भी साक्ष्य जो पेश किए हैं उनका अवलोकन किया, अध्ययन किया गया, से रिलेटेड लॉ को पढ़ा गया, लॉ का अध्ययन किया गया, जो भी न्यायिक दृष्टांत दिए हैं उनका समान अवलोकन किया गया, ये सब लिखना पड़ता है कि आपने ये सब किया है। उसके बाद हम एक एक इशू को डील करते हैं, इशू नंबर फर्स्ट को डील करते हैं। फिर से इशू नंबर फर्स्ट अगर जो भी है लिखा है उस इशू को मान लीजिए उसको साबित करने का भार बर्डन टू प्रूव प्लेंटिफ पे है, तो हम उस पर लिखेंगे कि नंबर 1 ये इशू बनाया गया है और इस इशू को अभी डील किया जा रहा है और इस इशू को प्रूव करने का जो बर्डन था वो प्लेंटिफ के ऊपर था। प्लेंटिफ उसको अब उसके बाद प्लेंटिफ उसको कैसे प्रूव कर रहा है, प्लेंटिफ ने क्या उस इशू से रिलेटेड प्लेंट में बोला है, डिफेंडेंट ने क्या बोल के उसको रिजेक्ट किया है, उससे रिलेटेड क्या एविडेंसेस प्लेंटिफ ने दी हैं, क्या प्लेंटिफ के एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट को कोई हेल्प कर रहे हैं जजमेंट तक पहुंचने में, या वो प्लेंटिफ की मदद कर रहे हैं, या वो प्लेंटिफ के पॉइंट को प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं या प्रूव नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यदि डिफेंडेंट कोई ऐसी चीज़ विटनेस से कहलवा देता है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ कहलवा देता है जो प्लेंटिफ एडमिट कर जाए,
तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। मान लीजिए प्लेंटिफ खुद कहता चला रहा है मेरा कब्ज़ा है, और डिफेंडेंट के जब एडवोकेट ने उससे बहस की तो वो बोल देता है कि नहीं मेरा कब्ज़ा नहीं है, तो पॉइंट यहीं ख़त्म हो गया। वो प्रूव ही नहीं कर पाया अपनी बात को, क्योंकि वो उसको जब कॉन्ट्राडिक्ट किया तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया और वो अपनी चीज़ से हट गया। उसका खुद का एडमिशन हो गया है कि वो कब्ज़ा उसका नहीं है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को हम लोग एक एक इशू को डील करने चलते हैं। कई बार क्या होता है, इश्यूज़ इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो हम कई बार 2 इश्यूज़ को 3 इश्यूज़ को एक साथ लेके कर देते हैं, एक साथ लेके डील कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको अगर अलग अलग डील किया तो बार बार वही चीज़ का रिपीटेशन होगा, तो हम दोनों इश्यूज़ को एक साथ लेके डील कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल इश्यूज़ करें। अगर इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, तो आप 2-3 इश्यूज़ को एक साथ डील कर सकते हैं। इश्यूज़ अब उसके बाद आप जब जजमेंट लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा इशू किसने प्रूव किया, प्रूव हुआ, डिसप्रूव हुआ। लास्ट में आपको एक हॉलिस्टिक व्यू रखना पड़ता है कि ये तीन इश्यूज़ को ये प्रूव कर पाया है, 2 इश्यूज़ को प्रूव नहीं कर पाया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या वो अपने पॉइंट्स को प्रूव कर पाया। मान लीजिए इंजंक्शन का है, वो कहता है कि मैं इस पे कब्जा रखता हूँ और ये मुझे निकालना चाहता है, ये मेरे कब्जे में दखलंदाजी कर रहा है, डिफेंडेंट के लिए बोलता है। प्लेंटिफ ये प्रूव तो कर पाता है कि उसका कब्जा है, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाता है कि डिफेंडेंट उसको कुछ बोल रहा है। डिफेंडेंट खुद कहता चला आ रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं प्रूव कर पाया, तो उसको क्या रिलीफ, कुछ रिलीफ नहीं, वो कब्जा है, कब्जे पे बना रहे। वो ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि उसको कोई प्रॉब्लम डिफेंडेंट कर रहा है। ओके, तो ऐसे करके आप इश्यूज़ को डील करेंगे। एक हॉलिस्टिक अपना व्यू लास्ट में सारे पॉइंट्स को लेके कि प्लेंटिफ जो है इशू नंबर 1 को अपने फेवर में प्रूव कर पाया, इशू नंबर 2 को प्रूव कर पाया, इशू नंबर 3 को कर पाया। डिफेंडेंट के मान लीजिए डिफेंडेंट पे बर्डन था 4 और 5 को प्रूव करने का, लेकिन डिफेंडेंट उसको प्रूव नहीं कर पाया, और तो क्या हुआ कि ये जो जजमेंट है वो धीरे धीरे प्लेंटिफ के फेवर में होता चला जाएगा। सिविल केसेस में जैसे कि क्रिमिनल केसेस में 100% बियॉन्ड डाउट केस प्रूव होना चाहिए। सिविल केसेस में प्रीपॉन्डरेंस का जो है प्रिंसिपल लगता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस। अगर जो भी जिसने भी अपने फेवर में 51% या कर दिया है तो वो उसके फेवर में जजमेंट हो जाएगा। बियॉन्ड डाउट प्रूव करने का प्रिंसिपल सिविल लॉ में नहीं है। तो मान लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ का है, वो ए बोलता है कि मैंने एक्स प्रॉपर्टी बी से खरीदने का प्रॉमिस हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आधा दाम इसको दे दिया, आधा बाकी था। नाउ ही इज़ डिनाइंग, नाउ ही इज़ नॉट सेलिंग मी, और रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। ए ने एविडेंसेस के थ्रू प्रूव कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये प्रूव कर दिया कि उसने जो है आधा पैसा दे दिया था। अब उसको तीसरा पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू पे द रेस्ट हाफ ऑफ द प्राइस। डिफेंडेंट कह रहा है कि आधा देना नहीं चाहता, तो उसको अपनी रेडीनेस एंड विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए उसको अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो उसका केस प्रूव नहीं होगा। इस तरीके से हॉलिस्टिक व्यू लेके चलना पड़ता है कि किस किस की सारी इंग्रेडिएंट्स को ये क्या प्रूव कर पाए कि नहीं। और क्रिमिनल केसेस में अलग अलग सेक्शंस होता है, तो एक भी सेक्शन प्रूव हो जाता है तो हम उसे एक में कन्विक्ट कर देते हैं, बाकी में एक्विट कर देते हैं। लेकिन इसमें हमें हॉलिस्टिक व्यू सिविल जजमेंट्स में हॉलिस्टिक व्यू लेके चलना पड़ता है कि क्या अपने इश्यूज़ को ये प्रूव कर पाया कि नहीं कर पाया। फिर हम एक हॉलिस्टिक व्यू अपना लिख देते हैं कि चूँकि ये इसको प्रूव कर दिया है, ये प्रूव कर दिया, इसलिए हमें जो जजमेंट है वो इसके फेवर में देना उचित समझते हैं कि जजमेंट एक्स ए के फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में दिया जाता है। यदि प्रूव नहीं कर पाता है तो कि जजमेंट इसके फेवर में नहीं दिया जा सकता है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट जो होगा वो अब रिलीफ होगा। अब आप अपना फाइनल जो ऑर्डर होता है कि आपने ये मान लिया कि ये अपने केस को प्रूव कर चुका है। नाउ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है, अब आपको अपना ऑर्डर लिखना पड़ेगा कि अगर ए, मान लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ का केस था, ए अगर उसको प्रूव कर पाया है तो अब उसको आपको रिलीफ देना पड़ेगा। रिलीफ क्या देंगे, आप बी से कहेंगे कि आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट आप इसकी रजिस्ट्री कराइए, अब ए के खर्चे पे कराइए, बी के खर्चे पे कराइए, जो भी कोर्ट को जो भी फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस को देख के लगता है जो भी कराना चाहिए वो हम उसमें ऑर्डर करते हैं। मान लीजिए इंजंक्शन का ऑर्डर है, तो इंजंक्शन के ऑर्डर में हम क्या, इंजंक्शन सूट है तो हम क्या ऑर्डर करेंगे कि ए जो डिफेंडेंट है वो अपने पैसों, अपने खर्चे पे अपने कब्जे को हटा ले, वो जो नाजायज़ कब्जा उस पर करना चाह रहा है
उसको हटा ले, या उसने अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन उस पर कर दिया है या कोई भी उसकी तोड़ फोड़ कर दी है उसको सुधार दे। इस तरीके से 2 तरीके का कंजंक्शन होता है ना। तो या तो वो उसमें कुछ कर दिया तो उसको हटा ले, यदि करना चाह रहा है तो आगे ना करे। ये सब चीज़ें हमें फाइनल जो हमारा रिलीफ जो होता है दैट शुड बी वेरी क्लियर कि हम क्या रिलीफ देंगे उसको, क्योंकि रिलीफ ही सिविल जजमेंट का मेन पोर्शन होता है। अगर आपने रिलीफ उसको पूरा नहीं दिया तो उसका जजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ जो रिलीफ मांग रहा है आप सेम एज इट इज़ वो रिलीफ उसको दे दें। आप जो आपका दिमाग कहता है, जो रिलीफ आपको लगता है कि जस्टिफाइड है, वो देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि खर्चा जो है कौन इसका करेगा। तो जनरली हम खर्चा दोनों पक्षों को अपना अपना करने को बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी ने किसी को हरेस करने के लिए कोई केस किया है और उसके बाद वो उसको प्रूव नहीं कर पाया है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका खर्चा भी यही केस का, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो फालतू में परेशान हुआ है क्योंकि उसने हरेस करने के लिए केस कर दिया। तो ये भी कोर्ट का डिसीजन होता है कि एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा केस के, ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है। उसके बाद मान लीजिए आपने डिक्री कर दिया, जजमेंट में डिक्री कर दिया, उसकी सूट को मान लिया है आपने कि प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया और डिक्री कर दिया है। जब डिक्री करती है तो ये लाइन ज़रूर लिखी जाएगी कि डिक्री पर्चा नियमानुसार मृत्यु हो, यानी कि अगर डिक्री नहीं बनी तो जजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है और सेम डे उसकी डिक्री बनेगी एंड डिक्री को ही फिर एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अगर डिक्री नहीं बनेगी तो जजमेंट का कोई वो नहीं रह जाता क्योंकि एग्जीक्यूट डिक्री को करवाया जाता है। ये सब करने के बाद आपका जजमेंट ख़त्म हो जाता है। तो सिविल जजमेंट्स में जो मेन चीज़ है दैट इज़ रिलीफ। आप रिलीफ क्या दे रहे हैं, रिलीफ क्योंकि उसी के लिए जो है इतनी लड़ाई चली है, केस हुआ है, पार्टीज़ आई हैं, एविडेंसेस हुए हैं। अब वही रिलीफ देने में अगर गड़बड़ कर दी तो केस ठीक नहीं रहेगा। अब एक्स पार्टी की बात चल रही थी, तो एक्स पार्टी में क्या होता है कि इश्यूज़ तो बनते नहीं है, एक विचारणीय बिंदु बनता है। अगर प्लेंटिफ उसको प्रूव कर पाया है तो प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिक्री हो जाता है, नहीं प्रूव करवाया तो सूट रिजेक्ट हो जाता है, डिक्री हो जाता है तो डिक्री बनवाई जाती है। सेम चीज़ होती है, बस उसमें कोई इश्यूज़ नहीं बनते हैं। रिलीफ देख लेते हैं प्लेंटिफ क्या मांग रहा है, कोर्ट को क्या जस्टिफाइड लग रहा है। कभी भी ये नहीं कि प्लेंटिफ ने जो रिलीफ मांगा है सेम एज इट इज़ रिलीफ उठा के आपने रख दिया। ज़रूरी नहीं है कि सारी इश्यूज़ ही वो प्रूव कर पाए, किन किन इश्यूज़ को प्रूव कर रहा है और उस इश्यूज़ से क्या अब जाके सिनारियो बन रहा है, ये आपको देखना पड़ता है। अब मेरे इतने समझाने से आप जजमेंट लिखने में प्रो नहीं हो जाएंगे कि आप आज ही जजमेंट लिखने बैठ जाएंगे। फॉर दैट माई बेस्ट एडवाइस इज़ आप ई कोर्ट्स पे जाइए। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं आप राजस्थान वालों के जजमेंट्स देखिए, आप दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली वालों के जजमेंट्स देखिए, आप गुजरात की तैयारी कर रहे हैं गुजरात लोअर कोर्ट्स के जजमेंट देखिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी राजस्थान के, अगर आपको लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स देखने हैं तो आप ई कोर्ट्स पे जाके देखिए। रोज़ का अगर आप एक जजमेंट सिविल और एक जजमेंट क्रिमिनल देखेंगे आपकी तैयारी हो जाएगी। नो वो केस रिक्वायर्ड, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि कोई किसी बुक की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग बार बार मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे हैं कोई बुक बताइए, बिकॉज मैंने भी बुक से तैयारी नहीं की थी। मैंने भी ऐसे ही दूसरे अपने सीनियर्स के जजमेंट्स, जो आज मेरे सीनियर्स हैं जो उस वक्त जुडिशरी में पोस्टेड थे, मैंने उनके जजमेंट्स ई कोर्स पे देख के और अपनी जजमेंट्स की तैयारी की थी। मैं रोज़ एक जजमेंट लिखती थी और उस जजमेंट को फिर पहले मैंने सिर्फ जजमेंट्स पढ़े, उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये रोज़ एक जजमेंट लिखना शुरू किया और फिर मैं उन जजमेंट्स को देखती थी, कंपेयर करती थी कि मैं क्या भूल रही हूँ, क्या इसमें होना चाहिए। और मैं इमेजिनरी फैक्ट्स पे जजमेंट लिखती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई फ़ाइल होती थी या कुछ, इमेजिनरी फैक्ट्स पे, क्योंकि बेसिक आपको उसका तरीका आना चाहिए। फैक्ट्स तो हर केस के बदल जाते हैं, इसलिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें मिस नहीं करनी है। बाकी लैंग्वेज हर किसी की बदल जाएगी जजमेंट लिखते वक्त या लिखाते वक्त लैंग्वेज बदलती जाती है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ लीगल टर्म्स हैं जो आने ज़रूरी है, ठीक है। तो लिंक में आप देख लीजिएगा, ई कोर्ट्स की मैं लिंक दे देती हूँ, उस पर से रोज़ एक जजमेंट पढ़िए। दिस इज़ माई बेस्ट एडवाइस। जजमेंट राइटिंग में अगर आप 20 नंबर में से 18 भी अगर पा जाते हैं तो आपके मेरिट में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप 10-10 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक पूरी बुक पढ़ते हैं, है ना। 5 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप एक बुक पढ़ते हैं पूरी मोटी,
ठीक पार्टनरशिप की या मुस्लिम लॉ की या हिंदू लॉ की कैसे पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ आपको 15 मिनट देते हैं, एक जजमेंट को पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन इससे आपका, चाहे आप खाना खाते वक्त पढ़ लीजिए इसको, चाहे आप इसको कुछ भी सोते वक्त लेके बैठ जाइए मोबाइल में खोल के, और कुछ भी कैसे भी आप टाइम निकालिए, इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट आप अपना टाइम, एक बस मोबाइल में आपको एक कोट्स खोलना है, उस पर देखने हैं जजमेंट्स की कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि बुक्स में उतना क्लियर नहीं होगा जितना आप प्रैक्टिकली उनको देखेंगे। जो रोज़ जजमेंट्स हो रहे हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि जजमेंट्स होते कैसे हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, बी हैप्पी, गुड लक।